नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीजेपी की तेज तर्रार और वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज। सुषमा जी, वेलकम टू द शो। सुषमा जी, ये बताइए कि आखिर विदिशा को ही क्यों चुना आपने? देखिए, मैंने मध्य प्रदेश को चुना था और चूंकि मैं मध्य प्रदेश से पुराने 3 वर्ष से राज्यसभा की सांसद हूँ, तो बहुत जीवंत संपर्क मेरा जिस प्रदेश से इन दिनों है वो मध्य प्रदेश है। तो बात मध्य प्रदेश की आई, मध्य प्रदेश में भोपाल की आई थी जी। लेकिन भोपाल से कैलाश जोशी जी अभी वर्तमान में सांसद हैं, वो पुनः चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। तो जैसे ही मुझ तक ये बात पहुंची कि कैलाश जी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, मैंने तुरंत कैलाश जी को कहा कि फिर आप ही चुनाव लड़िए भोपाल से, मैं नहीं लड़ूंगी। उस समय मुझे स्वयं चीफ मिनिस्टर ने यह आग्रह किया अच्छा। कि कैलाश जी को अगर आप कह रही हैं कि वो भोपाल लड़ें तो दीदी आप विदिशा लड़िए। मेरा बहुत मन था पिछली बार भी कि आप विदिशा को रिप्रेजेंट करें, और मैं इस बार भी आपसे कहता हूँ आप विदिशा लड़िए। तो फिर उन्होंने अडवाणी जी से बात की, फिर अडवाणी जी ने मुझे कहा कि बेटा तुम विदिशा लड़ो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं विदिशा लड़ूंगी। कहते हैं विदिशा जो सीट है ना, उसको बीजेपी बंकर की तरह से यूज करती है। जिस भी लीडर को उन्हें बचा के निकालना होता है उसको वहां पर लगा देते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि बचा के निकालने वाले जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी सबसे सुरक्षित सीट सोच करके बल्लारी गई थी, 12 बार की जीती, कभी कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे परिंदा उनके लिए वो कोई बहुत सुरक्षित सीट साबित नहीं हुई थी। वो मात्र 56,000 वोटों पर सिमट के रह गई थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि उनको कोई चुनौती देगा। तो पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सुरक्षित सीट का, ये अपने आप में बहुत भ्रामक है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ तो चीफ मिनिस्टर अपने आग्रह पर लाए हैं मुझे, मैंने अपनी ओर से तो मध्य प्रदेश में भोपाल की ही बात की थी। अच्छा, कहते हैं कि इस बार जो विदिशा की सीट पर आपके लिए जो केक वॉक हुआ, इसमें बोल रहे हैं लोग कि राजकुमार पटेल और शिवराज सिंह चौहान की कुछ मिली भगत हो गई, जिसके कारण आपके लिए ये केक वॉक सीट हो गई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग बल्लारी लड़ने का मादा रखते हैं वो सेटिंग का पॉलिटिक्स नहीं करते, वो मिली भगत का पॉलिटिक्स नहीं करते। जो शेर की मांद में मुंह दे करके सामने खड़ी चुनौती देते हैं वो लोग मिली भगत की राजनीति जानते भी नहीं हैं। और ये कांग्रेस के लिए जांच का विषय होना चाहिए कि राजकुमार पटेल का पर्चा क्यों खारिज हुआ। आखिरकार उन्होंने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था, और लोग भी ये कहते थे कि उनके पास जो उपलब्ध उम्मीदवार हैं उनमें से सबसे टफ फाइट देने वाले राजकुमार पटेल हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो 6 बार चुनाव लड़ चुका हो, उसे पर्चा भरना ना आए, ये कांग्रेस के लिए जांच का विषय होना चाहिए। हम मिली भगत की राजनीति नहीं करते। सुषमा जी, शिवराज सिंह चौहान ने राजकुमार पटेल के साथ एक डील की है। पहले भी ये कहा जा रहा है कि एक बार उन्होंने पीआईएल शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ किया था और उसमें अपीयर नहीं हुए, जिसके कारण वो पीआईएल ही खारिज हो गया। आप क्या मानती हैं कि कोई डील शिवराज सिंह चौहान ने की है आपके लिए? अगर शिवराज सिंह चौहान की रिश्तेदारी थी तो उनको ये कहना चाहिए था कि पहली बार उनके समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था। शिवराज सिंह चौहान को ही चुनौती दी थी राजकुमार पटेल ने। दरअसल ये है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सबको जो साठगांठ चल रहा है, इसमें शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है चूंकि, इसलिए किसी भी तरीके से इसमें आराम से सुषमा जी निकल जाएं, उनकी भी नाक बच जाए। देख लिए, उनकी नाक जहाँ तक बचाने का सवाल है, राजकुमार पटेल 2 बार लड़ लें चुनाव तो भी विदिशा सीट सुषमा स्वराज निकाल कर जाती। कहीं नाक चुनौती नहीं। शिवराज सिंह चौहान और हम मिलकर के इस सीट पर इतनी बढ़िया बढ़त देते कि राजकुमार पटेल को याद आ जाती। परसेप्शन ये सुषमा जी कि आप जब जाती हैं और भाषणों में तो आप ज़्यादातर नेशनल इश्यूज को उठा रही हैं और विदिशा के इश्यूज को नहीं उठा रही हैं। मसलन आपके होर्डिंग्स में ये लगा है कि सशक्त आवाज़ सुषमा स्वराज, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो विदिशा के लोग क्यों अट्रैक्ट होंगे आप? इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ भी नहीं है होर्डिंग पर, केवल ये है संसद में सशक्त आवाज़ सुषमा स्वराज। इसका मतलब कि विदिशा की एक आवाज़, बुलंद आवाज़ सुषमा स्वराज बने। ये तो डिस्प्यूटेड नहीं है चीज़, इसको तो आप भी डिस्प्यूट नहीं करेंगे। अच्छा, ये सशक्त आवाज़ जो थी ना, ये पहले पिछले इलेक्शंस में काफ़ी जगह जाती थी, दिखती थी। इन दिनों आप मतलब विदिशा या फिर आप मध्य प्रदेश में बंद के रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे 3 राज्यों का प्रभार दिया गया है जिसमें 54 सीटें आती हैं। तो अभी मैं छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की 54 सीटें देख रही हूँ पार्टी योजना के तहत,
क्योंकि मेरा अपना क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अपनी एक सीट और 53 सीटें और 30 तारीख तक ये देख रही हूँ। 30 तारीख से 11 मई तक देश का दौरा करूंगी। अभी तमाम सर्वेज आए हैं सुषमा जी, उन सर्वेज में ये दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं एडवांटेज यूपीए है, उस पे आपकी क्या कोई राय है? वैज्ञानिकता इन सर्वेज की नहीं है, हम भुक्तभोगी हैं इसके। 2004 में एनडीए को ऊपर दिखाया था, एनडीए की सरकार गई थी, यूपीए की सरकार बनी थी। तो ये मुझे मत कहिए, जमीनी हकीकत से ये सर्वेस बिल्कुल अलग होते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपकी पार्टी को कितने सीट्स आ जाएंगे? मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बीजेपी अपने तौर पर सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी 180 से 200 के बीच में लेकर, और एनडीए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त करेगा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगा। आपसे एक फौपा हुआ था कुछ दिनों पहले, आपने ये बोल दिया था कि एनडीए अपने आप में सरकार नहीं बना पाएगी। वो कहीं आपके अंदर दिल में छुपा हुआ डर जो है जिससे बोल सकते हैं? ना वो डर था ना वो फौपा था, वो एक सवाल के जवाब में कहा गया था और उसको संदर्भ से काट कर दिखाया गया था। सवाल पोस्ट पोल अलायंसेस पर था, क्योंकि कपिल सिब्बल बोल चुके थे कि हमारे जो निकल कर जा रहे हैं वो वापस आ जाएंगे। वो सवाल इस पर था कि आपका पोस्ट पोल अलायंस पर क्या है। तो हमारा ये था कि भी हमारे भी पोस्ट पोल अलायंसेस की संभावनाएं हैं। जो आज एनडीए है उसके अलावा भी और दल हैं जिनके साथ संभावना, उसके संदर्भ में वो बात कही गई थी, लेकिन वो दिखाई यूँ गई थी। इसीलिए मैंने बिना किसी किंतु परंतु के आपको जवाब में ये बात बता दी, और अगले दिन से मैं ये बात इसीलिए बिना इफ और बट के कह रही हूँ कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी और एनडीए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगा। इसमें कोई दुविधा मेरे मन में ना कभी थी और ना आज है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान ये आया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्टों के साथ बातचीत में ये कहा कि अडवाणी जी सिर्फ बोल सकते हैं, उनसे बातें जितनी करा लो वो कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। अगर काम करते होते तो कंधार नहीं होता या इस तरीके के मुद्दे नहीं होते। तो उन्होंने तो बोला कि मैं क्यों अडवाणी जी के साथ जाकर के टीवी पे बहस करूं, वो तो सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते। प्रधानमंत्री होने के लिए काम करने वाला चाहिए। बहुत ही ज़मीनी बात है कि अगर लोकतंत्र में आप बहस ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो बहस की चीज़ को वो नकार रहे हैं। दिक्कत हमारी ये है कि मनमोहन सिंह ना बोल सकते हैं ना काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं क्यों बहस करूं, मैं अडवाणी जी को वो मानता ही नहीं हो कि ही इज माय ओपोनेंट सो फार एज द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन इज कंसर्न। उनके नाम मानने से क्या होता है? दो कोलिशंस हैं देश में, और ख़ास तौर पर वो जो दो लोग जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, यूपीए ने तो घोषित किया है मनमोहन सिंह जी को और एनडीए ने घोषित किया है अडवाणी जी को। तो देश सुनना चाहता है कि देश के बारे में क्या सपने हैं उनके, देश के बारे में क्या योजनाएं हैं उनकी। आज तक कभी किसी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति ने बहस से इनकार नहीं किया है, क्योंकि लोकतंत्र चलता ही बहस पर है। और अगर वो नहीं बहस करना चाहते तो इससे पता चलता है कि वो हार मान रहे हैं अडवाणी से बिना बहस किए। आपकी पार्टी के अंदर जिस तरीके की लैंग्वेज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं अपने भाषणों में, बुढ़िया गुड़िया, इससे आपको लगता नहीं कि राजनीति का जो लैंग्वेज का स्तर जो है उसमें गिरावट आई है? इस तरीके के तमाम, वैसे सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, तमाम लीडर्स, मैं केवल नरेंद्र, लालू जी ने आपके बारे में कुछ कहा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर हम सबको भाषा संयम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव तो ख़त्म हो जाएगा, हम आपस में फिर एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर मिलने के बाद हम झेपें, ये नहीं होना चाहिए। बशीर बद्र का एक शेर मुझे बेहद पसंद है कि दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अगर हम कर दें कि कल को बैठकर हमें शर्मिंदगी महसूस हो एक दूसरे से, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव तो अगले 15-20 दिन बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन चुनाव के इतर भी और चुनाव में भी वाणी संयम बनाए रखना चाहिए। मैं इस बात की पक्षधर हूँ और सबके लिए कह रही हूँ ये बात। आपने मोदी जी को ये कोई स्पेशल मैसेज देंगी कि भाई आप थोड़ी अपनी वाणी पर संयम रखें? मैंने कहा ना, मुझे किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं, मैं किस किस को दूं। संयमित भाषा में आप बहुत आक्रामक प्रचार कर सकते हैं, बहुत आक्रामक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है लठ मार के कहना कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप असत्य भाषण कर रहे हैं। तो ये मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं अलग से काहे नरेंद्र भाई को चुनूं, जब दूसरी तरफ से इतनी टिप्पणियां हो रही हैं और इतनी खराब टिप्पणियां हो रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र भाई ने जो बुढ़िया शब्द यूज़ किया, तो वो एक एज फैक्टर की तरफ लेके गए। तो अडवाणी जी तो कोई कि नरेंद्र मोदी जो है वो तरीके कर रहे हैं, एक तो के ऊपर भी और दूसरा अपनी, बिकॉज थोड़े दिन पहले कॉरपोरेट इंडिया ने उनको प्रधानमंत्री के स्वरूप माना था, कहा था कि ये है लायक प्रधानमंत्री के। ये जो आप कह रहे हैं कि वो और
कि 25 साल पुरानी वो देश का भला करेगी क्या? वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अब अगर आप उसको व्यक्ति विशेष पर ले आए, उन्होंने तो व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने किसी व्यक्ति को बूढ़ा नहीं कहा। वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यंग पार्टी है, क्योंकि एज को तो इश्यू कांग्रेस ने बनाया था, आज भी बना रखा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर यंग पार्टी के तौर पर देखें तो यंग सोच की पार्टी है। 80 में उस बात को बार बार ला करके नरेंद्र पे क्यों खड़ा कर रही हो? जब मैं दिया कि मैं सभी के लिए वाणी संयम की पक्षधर हूं, नहीं, बहुत कुछ उधर से कहा जा रहा। लालू यादव ने मुझे पूतना कहा, आप गुड़िया की बात कर रही हैं, वो शब्द अच्छा है, लेकिन मैंने भी जब जवाब देने की बात आई तो मैंने तो बहुत साफ कहा कि लालू जी मुझे बहन कहते हैं, संसद की कार्रवाई में दर्ज है, उन्होंने मुझे हमारी बहनी कहकर संबोधित किया है। अगर मैं पूतना हूं तो वो पूतना के भाई हैं। अब ये कहकर मैंने मामले को खत्म किया, मैंने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्हीं को कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारी बहन पूतना है, तो उनकी बहन पूतना है तो। सुषमा जी, एनडीए के बिखराव के लिए आप क्या कहती हैं? बीजेडी जिस तरीके से निकल गई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई उसको हैंडल करने में कोई गलती हुई है? बीजेपी के जो लीडर्स उसको हैंडल कर रहे थे। देखिए, जब कोई दल टूटता है हैंडलिंग की गलती नहीं होती, ये तो सारा ही टूट गया। अगर आप एनडीए में देखें तो एनडीए में अगर एक बीजेडी टूटा तो 4 दल नए भी जुड़े हैं। बट यूपीए वाले हमेशा कहते हैं ना तो पोस्ट पोल अलायंस तो था नहीं। पोस्ट पोल अलायंस था, मगर सरकार तो चल रही थी ना, सरकार तो चल रही थी। तो एनडीए बिखरा नहीं, व्यापक हुआ। संतुलन निकालेंगी ना, एक अगर छोड़ा, एक छोड़कर गया तो 4 नए आए, तो कुल मिलाकर हम 4 घटक दल थे, आज 7 हैं। तो एनडीए टूटा नहीं है, एनडीए बिखरा नहीं है, एनडीए तो व्यापक हुआ है। जबकि अगर दूसरी तरफ आप देखें तो यूपीए टूटा है, एनडीए में तो 4 लोग नए जुड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जी हुए या उन लोगों को ऑब्वियसली बीजेपी के मैनिफेस्टो से रिजेंटमेंट है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को लेके आगे चलेगी तो हम शायद हमें सोचना पड़ेगा। इस तरीके की बातें आ रही हैं। ये जो मैनिफेस्टो आया है ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। बीजेपी अपनी विचारधारा पे कहीं क्षरण नहीं है, ये बीजेपी मैनिफेस्टो आया। जेडीयू का अपना भी मैनिफेस्टो आया है। लेकिन ये बात तो पहले से ही पता है कि ऑब्वियसली एनडीए की सरकार बननी है, बीजेपी की अपने आप में सरकार नहीं बननी है। तो क्या बीजेपी अपने वोटर्स या लोगों के साथ ये धोखा नहीं कर रही? बीजेपी को भी पता है कि भाई वो जो मैनिफेस्टो बाहर लेके आ रहे हैं और एनडीए के और घटक दल नहीं तैयार हो गए, लेकिन उसके बावजूद आप लोग क्यों लेके आ रहे हैं? जी, धोखा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम सब चीज़ों पर सहमत हो जाएं तो हम एक दल ही ना हों। हम हमारे अपने मैनिफेस्टोज भी होंगे। 1999 और 2004 के चुनाव थे तो एनएजी में राम मंदिर था, शब्दावली अलग थी। अब इस बार क्या शब्दावली तय होगी? पिछली बार था कि अदालती आदेश से या आपसी सद्भावना से हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो तो अपनी विचारधारा पर लाएगी, ये बताने के लिए कि हम अलग दल हैं। बीजेपी अपने आप में एक एंटिटी है, बीजेपी अपने आप में एक पार्टी है, लेकिन एक कोलिशन भी है। जैसे कांग्रेस अपने आप में एक पार्टी है, लेकिन यूपीए का लोगों को पार्टियां अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, साथ में गठबंधन में जो चीज़ें आम सहमति से होती हैं उनको लाती हैं। यही चीज़ यूपीए ने की, यही चीज़ एनडीए ने की और यही एनडीए आज कर रहा है। ये कोलिशन इरा राजनीतिक समालोचक इस चीज़ को जानते हैं कि हमने अपने दलों के अस्तित्व खत्म नहीं कर दिए। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को अपने एजेंडा पर रीविजिट करने के लिए, चाहे वो राम मुद्दा हो या कॉमन सिविल कोड हो, उस पर रीविजिट करने के लिए फिर एक गांधी की ज़रूरत पड़ी। अगर वरुण गांधी ये सारे मुद्दे उठाते नहीं और उनका वो कंट्रोवर्शियल भाषण होता नहीं तो बीजेपी शायद अपने मुद्दे से हट गई होती, शायद उसके मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें नहीं आती। कि बीजेपी का मैनिफेस्टो इस घटना से बहुत पहले लिखा गया था और सवाल ये है कि अगर मैं आपकी बात मानूं तो ये हो कि जैसे किसी ने लिखा भाषण वरुण गांधी को दिया हो। क्यों अन्याय कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ ये बात कह के?
क्यों अन्याय कर रहे हैं कि गांधी की ज़रूरत पड़ी। वरुण जी ने जो बात कही वो अपने चुनाव संदर्भ में कही और अपने चुनाव क्षेत्र के संदर्भ में कही। क्या बीजेपी वालों ने जाकर के कहा कि आप ये मुद्दा उठाइए? किसने कहा जाकर के? बात तो काहे को इन चीज़ों को लंबा खींचना, के निष्कर्ष निकालना, ये सही नहीं है। अच्छा, वरुण गांधी ने जो भाषण दिया, आपको क्या लगता है वो भाषण, उस तरीके का भाषण दिया जाना चाहिए? मैंने जो अभी भाषा संयम की बात की है ना, वो सब पर लागू होती है और मैंने बार बार कहा कि वो सब पर लागू होती है। जहाँ तक भाषा के संयम का सवाल है, संयमित भाषा का इस्तेमाल सबको करना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन जो कुछ वरुण जी के साथ बाद में हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किया, मायावती ने किया, वो स्वीकार्य होना चाहिए कि मुख्तार अंसारी तो चुनाव लड़ सकते हैं, अतीक अहमद चुनाव लड़ सकते हैं, तस्लीमुद्दीन चुनाव लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन चुनाव लड़ सकते हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन सलाह नहीं देगा, लेकिन हमें कहेगा कि वरुण गांधी को कैंडिडेट मत बनाओ। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये छद्म धर्मनिरपेक्षता नहीं है? मायावती मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कह रही हैं और वाराणसी से अपना उम्मीदवार बना रही हैं और वरुण गांधी पर रासुका लगा रही हैं, ये कैसे स्वीकार्य होगा? तो ये जो दोहरे मापदंड है, इशू उससे बना है, ये मुद्दा उससे बना है और वो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। वरुण गांधी को आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी के अंदर? आप उनके एक बार अगर जो भी डिसीजन उनके ऊपर होता है उसके बाद आप उनका क्या रोल देखती है? विल ही प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पार्टी? ये रोल क्या, अगर वो जीत कर आएंगे तो सांसद होंगे। वरुण गांधी को प्रोजेक्ट करेगी पार्टी? हमने जिसको प्रोजेक्ट करना था उसको तो कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में हमने जिनको प्रोजेक्ट करना था उनको प्रोजेक्ट कर दिया ना। प्रोजेक्ट किस चीज पे करना? क्या वरुण गांधी बीजेपी के यंग चेहरे हैं? हमारा चेहरा अडवाणी है, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, के मेंबर हैं, उसमें हर या फोर्थ फ्रंट पे आपका क्या व्यू? आपको क्या लगता है कि थर्ड, ये जो एक कॉम्बिनेशन आलू मुलायम रामविलास का और 120 सीटों पर ये कह रहे हैं कि हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हाउ डू यू सी देम? हाउ डू? देखिए, फोर्थ फ्रंट इज अ नॉन स्टार्टर और थर्ड फ्रंट जन्म ही नहीं ले पा रहा। थर्ड फ्रंट जब जन्म लेने की कोशिश करता है, कभी मायावती पंक्चर कर देती है, कभी जयललिता पंक्चर कर देती हैं, और फोर्थ फ्रंट तो टोटली नॉन स्टार्टर है। एक सवाल ये कि प्रवीण महाजन की कुछ उनकी किताबों का एक किसी अखबार में ये छपा, उन्होंने प्रमोद महाजन जी के लिए तमाम बातें कही हैं। आपको क्या लगता है ये सही है और उन बातों में कितना तथ्य है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि प्रवीण महाजन की अपनी पृष्ठभूमि क्या है। वो एक हत्यारे हैं, हत्या का मुकदमा चल रहा है उन पर, अपराधी तो हैं, अभियुक्त तो हैं, तो एक अपराधी की बात पर कितना हम लोगों को देना। प्रमोद महाजन हमारे कॉलीग रहे हैं, हमने साथ साथ काम किया है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके घर का कोई व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ रहा, ये प्रासंगिक कहाँ है ये चीज़ें लाएं। तो मैं तो प्रमोद महाजन के खिलाफ बोलना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं प्रवीण महाजन की बात को सिरे से खारिज करती हूँ। सुषमा जी, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वाजपेयी जी इस बार के कैंपेन में कहीं पे नहीं है। ऑब्वियसली उनकी कमी महसूस हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन हम क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि उनका स्वास्थ्य उन्हें परमिट नहीं कर रहा, उन्हें इजाज़त नहीं दे रहा में आने की। तो भी उन्होंने एक अपील निकाली है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अटल जी इतनी बड़ी बीमारी से सहने के बाद वापस घर आ गए, कम से कम मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अटल जी का जो व्यक्तित्व है, अटल जी की जो व्यक्तित्व कला है, जिसका हमेशा लाभ हमें मिलता रहा है, वो हमें नहीं इस बार मिल पा रहा, बिल्कुल कमी खल रही है। किस तरीके की कमी? कहते हैं कि आडवाणी जी सबको जोड़ के नहीं चल पा रहे, जो अटल जी की खासियत थी वो कहीं ना कहीं इस बार मिस कर रहा है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, जब अटल जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे या प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी पार्टी को जोड़े रखने का काम आडवाणी करते थे, इसलिए ना जोड़ कर नहीं रख पा रही अपने आप। पूरा काम तब भी जी देखते थे। अटल जी हमारे थे, उनकी एक प्रशासनिक क्षमता, उनकी एक छवि बीच में हमें मिलता, हमें, और जो उनकी मीटिंग्स में एक फ्रेंजी होती थी, उनके आते ही लोगों के अंदर लगता था कि हाँ अटल जी आ गए, वो कमी खल रही है। लेकिन जहाँ तक पार्टी को जोड़े रखने का सवाल है, उसमें आडवाणी जी में कोई कमी नहीं। तो अगर आडवाणी जी इस तरीके से पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, तो इस तरह के इनडिसिप्लिन इश्यूज क्यों उठ रहे हैं पार्टी में? जिस तरीके से राजनाथ सिंह वर्सेस अरुण जेटली हुआ,
जो इतने रोज़ के रोज़ अखबारों में रंगा रहा, और अरुण जेटली 2-2 दफ़ा आपके चुनाव समिति की मीटिंग्स में नहीं गए, तो इट्स अ ह्यूज इनडिसिप्लिन इशू। लेकिन उसको ये विवाद सुलझ गया है, और एक सुलझे हुए विवाद पर टिप्पणी करने का मतलब है दोबारा से उसको जन्म देना, जो काम मैं नहीं करूँगी। सुलझा हुआ विवाद है, खत्म हो गई बात, बीत गई सो बात गई। लेकिन अच्छे खासे विवाद था ये। बीत गई सो बात गई कहा ना, जब चीज़ है ही नहीं, एक विवाद सामने है ही नहीं, अब उसको पीछे ले जा करके उस पर टिप्पणी करूं और फिर नए सिरे से उसको खड़ा करूं, कम से कम ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो आप ये मान रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है, बीजेपी जो है, वो टोटली डिसिप्लिन के अंदर है, उसमें कोई विवाद नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई ईगो इश्यूज नहीं है? देखिए, आडवाणी जी को लेकर हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं और एनडीए के निर्विवाद नेता हैं, जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। जबकि यूपीए में अगर आप देखें तो हर व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। शरद पवार ने अपना दावा ठोक रखा है, लालू यादव की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है, रामविलास पासवान दलित प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बल्कि मैंने तो ये कहा कि यूपीए का नाम बदल देना चाहिए, इसको कहना चाहिए अनलिमिटेड प्राइम मिनिस्टर्स अलायंस। ये तो असीमित प्रधानमंत्रियों का गठबंधन है। इसके विपरीत एनडीए और बीजेपी में नेता को लेकर कोई विवाद नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के सामने, और बाकी हम लोग सब पूरे उत्साह से जुटे हुए हैं। हमें एक सपना साकार करना है, आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, एक लक्ष्य का संधान करना है कि एक राष्ट्रीय सरकार देश में लानी है। ये दो हमारे इश्यूज हैं और उन दोनों को लोगों ने अपने आप को। सुषमा जी, ईरा की चर्चा करना अपने आप में अनुचित है। एक व्यक्ति आपने प्रोजेक्ट किया है, लक्ष्य आपके सामने है, मछली की आंख की तरह हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में विषयांतर करना और पोस्ट आडवाणी चर्चाएं करना, ये पूरे के पूरे चुनाव से अपने आप को दूर करना होगा और डाइवर्जन्स होंगी। हम इस तरह की डाइवर्जन में कतई पड़ना नहीं चाहते। हम इस तरह के विषयांतर ना सुनना चाहते हैं, ना उन पर चर्चा करना चाहते हैं। हमारे सामने लक्ष्य है और वो तात्कालिक लक्ष्य है। संधान करने के लिए समय हमारे पास है। हमारे पास कहाँ टाइम है पोस्ट आडवाणी ईरा की चर्चा करें? जब आडवाणी स्वयं हैं तो उनके उत्तराधिकार की चर्चा क्यों? उनके उत्तराधिकार की चर्चा करना उनके सामने बैठ करके उनके रहते हुए कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। इसलिए हम किसी उत्तराधिकार की चर्चा नहीं करते, किसी पोस्ट आडवाणी ईरा की चर्चा नहीं करते। हमारे सामने आडवाणी हैं, उनको बनाना, एनडीए की सरकार बनाना, ये हमारा लक्ष्य है और हम उसमें जुटे हुए हैं। हम कोई डाइवर्जन नहीं चाहते। अच्छा, आपका अपना रोल आप कैसे देख रही हैं? इस समय का मेरा रोल 54 सीटों में से मैक्सिमम सीटें दिलाना है, अपना चुनाव जीतना और बाकी 53 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिलाना। इस समय इस चुनाव में मैंने अपना रोल यही रखा है, क्योंकि वो रोल मुझे अलग से दिया गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की प्रभारी बनाकर। और मेरा हमेशा से मेरी एक शैली रही है कि जो आपको दी गई जिम्मेदारी है उसको आप पूरे अपने आप को झोंक करके निभा दीजिए और कहीं इधर उधर मत देखिए। 30 तारीख तक मेरा रोल केवल इतना है। 30 तारीख के बाद मैं बाकी देश में प्रचार करूंगी। सुषमा जी, वेलकम टू द शो। सुषमा जी, ये बताइए कि आखिर विदिशा को ही क्यों चुना आपने? देखिए, मैंने मध्य प्रदेश को चुना था और चूंकि मैं मध्य प्रदेश से पुराने 3 वर्ष से राज्यसभा की सांसद हूँ, तो बहुत जीवंत संपर्क मेरा जिस प्रदेश से इन दिनों है वो मध्य प्रदेश है। तो बात मध्य प्रदेश की आई थी और मध्य प्रदेश में भोपाल की आई थी जी। लेकिन भोपाल से कैलाश जोशी जी अभी वर्तमान में सांसद हैं, वो पुनः चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। तो जैसे ही मुझ तक ये बात पहुंची कि कैलाश जी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, मैंने तुरंत कैलाश जी को कहा कि फिर आप ही चुनाव लड़िए भोपाल से, मैं नहीं लड़ूंगी। उस समय मुझे स्वयं चीफ मिनिस्टर ने यह आग्रह किया। अच्छा। कैलाश जी को अगर आप कह रही हैं कि वो भोपाल लड़ें तो दीदी आप विदिशा लड़िए। मेरा बहुत मन था पिछली बार भी कि आप विदिशा को रिप्रेजेंट करें और मैं इस बार भी आपसे कहता हूँ आप विदिशा लड़िए। तो फिर उन्होंने आडवाणी जी से बात की। फिर आडवाणी जी ने मुझे कहा कि बेटा तुम विदिशा लड़ो, तो मैंने कहा ठीक है मैं विदिशा लड़ूंगी। कहते हैं विदिशा जो सीट है ना, उसको बीजेपी बंकर की तरह से यूज करती है। जिस भी लीडर को उन्हें बचा के निकालना होता है उसको वहां पर डाल देते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझती हूँ कि बचा के निकालने वाले जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं।
श्रीमती सोनिया गांधी सबसे सुरक्षित सीट सोच करके बल्लारी गई थी। 12 बार की जीती हुई सीट, कभी कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी का परिंदा भी फटका नहीं था, लेकिन अंत वो कोई बहुत सुरक्षित सीट का दिशा की सीट पर आपके लिए जो हुआ, इसमें बोल रहे हैं लोग कि राजकुमार पटेल और शिवराज सिंह चौहान की कुछ मिली भगत हो गई, जिसके कारण आपके लिए ये केक वॉक। कि पहली बात तो पर्चा क्यों खारिज हुआ। आखिरकार उन्होंने अपनी ओर से श्रेष्ठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था और लोग भी ये कहते थे कि उनके पास जो उपलब्ध उम्मीदवार हैं उनमें से सबसे टफ फाइट देने वाले राजकुमार पटेल हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो 6 बार चुनाव लड़ चुका हो, उसे पर्चा भरना ना आए, ये कांग्रेस के लिए जांच का विषय होना चाहिए। हम मिली भगत की राजनीति नहीं करते। सुषमा जी, शिवराज सिंह चौहान ने राजकुमार पटेल के साथ एक डील की है। पहले भी ये कहा जा रहा है कि एक बार उन्होंने पीआईएल शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ किया था और उसमें अपीयर नहीं हुए, जिसके कारण वो पीआईएल ही खारिज हो गया। आप क्या मानती हैं कि कोई डील शिवराज सिंह चौहान ने की है आपके लिए? अगर शिवराज सिंह चौहान की रिश्तेदारी थी तो उनको ये कहना चाहिए था कि पहली बार उनके समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना था। शिवराज सिंह चौहान को ही चुनौती दी थी राजकुमार पटेल ने। दरअसल ये है कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सबको जो साठगांठ चल रहा है, इसमें शिवराज सिंह चौहान ये चाहते हैं कि ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है चूंकि, इसलिए किसी भी तरीके से इसमें आराम से सुषमा जी निकल जाएं, उनकी भी नाक बच जाए। देख लिए, नाक जहां तक बचाने का सवाल है, राजकुमार पटेल 2 बार लड़ने चुनाव, तो भी पर कोई चुनौती नहीं आ रही थी। शिवराज सिंह चौहान और हम मिलकर के इस सीट पर इतनी बढ़िया बढ़त देते कि राजकुमार पटेल को नानी याद आ जाती। कि आप और भाषणों में तो आप ज्यादातर इश्यूज को उठा रही हैं और विदिशा के को नहीं उठा रही हैं। मसलन आपके होर्डिंग्स में ये लगा कि संसद की सशक्त आवाज सुषमा स्वराज, ज्यादा कुछ नहीं है, तो विदिशा के लोग क्यों अट्रैक्ट होंगे आप? इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कुछ भी नहीं है, केवल ये है संसद में सशक्त आवाज सुषमा स्वराज, इसका मतलब कि विदिशा की एक आवाज, बुलंद आवाज सुषमा स्वराज बनेंगी। और कम से कम ये तो डिस्प्यूटेड नहीं है चीज, इसको तो आप भी डिस्प्यूट नहीं करेंगे। अच्छा, ये सशक्त आवाज जो थी ना, ये पहले पिछले इलेक्शंस में काफी जगह जाती थी, दिखती थी। इन दिनों आप मतलब विदिशा या फिर आप मध्य प्रदेश में बंद के रह गई? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे 3 राज्यों का प्रभार दिया है जिसमें 54 सीटें आती हैं। तो अभी मैं छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की 54 सीटें देख रही हूँ पार्टी योजना के तहत, क्योंकि मेरा अपना क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो अपनी 1 सीट और 53 सीटें और 30 तारीख तक ये देख रही हूँ। 30 तारीख से 11 मई तक देश का दौरा करूंगी। अभी तमाम सर्वेज आए हैं सुषमा जी, उन सर्वेज में ये दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं एडवांटेज यूपीए है, उस पे आपकी क्या राय है? कोई वैज्ञानिकता इन सर्वेज की नहीं है, हम भुक्तभोगी हैं इसके। 2004 को आया था, एनडीए की सरकार गई थी, यूपीए की सरकार बनी थी। तो ये मुझे मत कहिए, जमीनी हकीकत से ये सर्वेस बिल्कुल अलग होते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आपकी पार्टी को कितने सीट्स आ जाएंगे? मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बीजेपी अपने तौर पर सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, 180 से 200 के बीच में लेकर, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएगा। आप फोपा कुछ दिनों पहले आपने ये बोल दिया था कि एनडीए अपने आप में सरकार नहीं बना पाएगी, वो कहीं आपके अंदर में है जिससे बोल सकते हैं? ना वो डर था, ना वो फोपा था, वो एक सवाल के जवाब में कहा गया था और उसको संदर्भ से काट कर दिखाया गया था। सवाल पोस्ट पोल अलायंसेस पर था, क्योंकि कपिल सिब्बल बोल चुके थे कि हमारे जो निकल कर जा रहे हैं वो वापस आ जाएंगे। वो सवाल इस पर था कि आपका पोस्ट पोल अलायंस पर क्या है। तो हमारा ये था कि भी हमारे भी पोस्ट पोल अलायंसेस की संभावनाएं हैं। जो आज एनडीए है उसके अलावा भी और दल हैं जिनके साथ संभावना, उसके संदर्भ में वो बात कही गई थी, लेकिन वो दिखाई यूं गई थी। इसीलिए मैंने बिना किसी किंतु परंतु के आपको जवाब में ये बात बता दी, और अगले दिन से मैं ये बात इसीलिए बिना इफ और बट के कह रही हूँ
कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी और एनडीए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगा, इस कोई दुविधा मेरे मन में ना कभी थी और ना आज है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान ये आया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्टों के साथ बातचीत में ये कहा कि अडवाणी जी सिर्फ बोल सकते हैं, उनसे बातें जितनी करा लो वो कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। अगर काम करते होते तो कंधार नहीं होता या इस तरीके के मुद्दे नहीं होते। तो उन्होंने तो बोला कि मैं क्यों अडवाणी जी के साथ जाकर के टीवी पे बहस करूं, वो तो सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते। प्रधानमंत्री होने के लिए काम करने वाला चाहिए। बहुत ही ज़मीनी बात है कि अगर लोकतंत्र में आप बहस ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो बहस की चीज़ को वो नकार रहे हैं। दिक्कत हमारी ये है कि मनमोहन सिंह ना बोल सकते हैं ना काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं क्यों बहस करूं, मैं अडवाणी जी को वो मानता ही नहीं हो कि ही इज माय ओपोनेंट सो फार एज द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन इज कंसर्न। उनके नाम मानने से क्या होता है? दो कोलिशंस हैं देश में, और ख़ास तौर पर वो जो दो लोग जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, यूपीए ने तो घोषित किया है मनमोहन सिंह जी को और एनडीए ने घोषित किया है अडवाणी जी को। तो देश सुनना चाहता है कि देश के बारे में क्या सपने हैं उनके, देश के बारे में क्या योजनाएं हैं उनकी। आज तक कभी किसी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति ने बहस से इनकार नहीं किया है, क्योंकि लोकतंत्र चलता ही बहस पर है। और अगर वो नहीं बहस करना चाहते तो इससे पता चलता है कि वो हार मान रहे हैं अडवाणी से बिना बहस किए। आपकी पार्टी के अंदर जिस तरीके की लैंग्वेज नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं अपने भाषणों में, बुढ़िया गुड़िया, तो लगता नहीं कि का जो है उसमें गिरा है? इस तरीके के तमाम, वैसे सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, तमाम लीडर्स, मैं केवल नरेंद्र, लालू जी ने आपके बारे में कुछ कहा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर हम सबको भाषा संयम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, हम आपस में फिर एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर मिलने के बाद हम झेपें, ये नहीं होना चाहिए। बशीर बद्र का एक शेर मुझे बेहद पसंद है कि दुश्मनी करो फिर दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। बैठकर हमें शर्मिंदगी महसूस होगी तो चुनाव के इतर भी और चुनाव में भी संयम बनाए रखना चाहिए। मैं इस बात की पक्षधर हूं और सबके लिए कह रही हूं ये बात। आपने मोदी जी को ये कोई स्पेशल मैसेज देंगी कि भाई आप थोड़ी अपनी वाणी पर संयम रखें? मैंने कहा ना, मुझे किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं, मैं किस दूं? बहुत आक्रामक कर सकते हैं। आप कहिए आप असत्य भाषण, तो ये मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं अलग से काहे नरेंद्र भाई को चुनूं जब दूसरी तरफ से इतनी टिप्पणियां हो रही हैं और इतनी खराब टिप्पणियां हो रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र भाई ने जो बुढ़िया शब्द यूज़ किया, तो वो एक एज फैक्टर की तरफ लेके गए। तो अडवाणी जी भी कोई बहुत यंग तो नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है वो दो तरीके का वार कर रहे हैं, एक तो कांग्रेस के ऊपर भी और दूसरा अपनी पे, बिकॉज थोड़े दिन पहले कॉरपोरेट इंडिया ने उनको प्रधानमंत्री के स्वरूप माना था, कहा था कि ये है लायक प्रधानमंत्री के। ये जो आप कह रहे हैं कि वो वार कर रहे हैं और अडवाणी जी पे कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 125 साल पुरानी संस्था वो देश का भला करेगी क्या? वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अब अगर आप उसको व्यक्ति विशेष पर ले आए, उन्होंने तो व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने किसी व्यक्ति को बूढ़ा नहीं कहा। वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यंग पार्टी है, क्योंकि एज को तो इश्यू कांग्रेस ने बनाया था, आज भी बना रखा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर यंग पार्टी के तौर पर देखें तो यंग सोच की पार्टी बीजेपी है, क्योंकि वो 80 में बनी है। विमेन के लिए चाहे उनका जो इस तरीके का बोलना कि गुड़िया, अच्छा चलिए मैं बुढ़िया नहीं गुड़िया बोलूंगा, इस पे आपको क्या लगता है? लगता नहीं कि मैंने तो कह दिया ना अनु, उस बात को बार बार कि नरेंद्र पे क्यों? जब मैंने कह दिया कि के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, बहुत कुछ उधर से कहा जा रहा। लालू यादव ने मुझे पूतना कहा, आप गुड़िया की बात कर रही हैं, वो शब्द अच्छा है, लेकिन मैंने भी जब जवाब तो मैंने तो बहुत साफ कहा कि लालू जी मुझे बहन कहते हैं। की कार्रवाई में दर्ज है कि वो हमेशा उन्होंने मुझे हमारी बहनी कहकर संबोधित किया। अगर मैं पूतना हूं तो वो पूतना के भाई हैं। अब ये कहकर मैंने मामले को खत्म किया, मैंने कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्हीं को कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारी बहन पूतना है तो अगर उनकी बहन पूतना है तो पूतना के भाई हैं। अब ये कहकर खत्म कर दिया। मैंने जब सबके लिए कह दिया कि वाणी संयम रखना चाहिए, ये अच्छी बात है। सुषमा जी, एनडीए के बिखराव के लिए आप क्या कहती हैं? बीजेडी जिस तरीके से हाथ से निकल गई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई
उसको हैंडल करने में कोई गलती हुई है? बीजेपी के जो लीडर्स उसको हैंडल कर रहे थे। देखिए, जब कोई दल टूटता है तो केवल हैंडलिंग की गलती नहीं होती। यूपीए तो सारा ही टूट गया। अगर आप एनडीए में देखें तो एनडीए में अगर एक बीजेडी टूटा तो 4 दल नए भी जुड़े हैं। बट यूपीए वाले हमेशा कहते हैं ना कि वो तो पोस्ट पोल अलायंस था, हमारा प्री पोल अलायंस तो था नहीं। पोस्ट पोल अलायंस था, मगर सरकार तो चल रही थी ना, सरकार तो चल रही थी। यूपीए तो टोटली टूट गया। शरद पवार जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कांग्रेस हैज डिसबैंडेड यूपीए। तो अगर ऑन बैलेंस आप देखें तो एनडीए बिखरा नहीं, व्यापक हुआ। संतुलन निकालेंगी ना, एक अगर छोड़ा, एक छोड़कर गया तो 4 नए आए, तो कुल मिलाकर हम 4 घटक दल थे, आज 7 हैं। तो एनडीए टूटा नहीं है, एनडीए बिखरा नहीं है, एनडीए तो व्यापक हुआ है। जबकि अगर दूसरी तरफ आप देखें तो यूपीए टूटा है, एनडीए में तो 4 लोग नए जुड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जी हुए या उन लोगों को ऑब्वियसली बीजेपी के मैनिफेस्टो से रिजेंटमेंट है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को लेके आगे चलेगी तो हमें सोचना पड़ेगा। इस तरीके की बातें आ रही हैं। ये जो मैनिफेस्टो आया है ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। बीजेपी अपनी विचारधारा पे नहीं, ये बीजेपी मैनिफेस्टो है। जेडीयू का अपना भी मैनिफेस्टो आया है। लेकिन ये बात तो पहले से ही पता है कि ऑब्वियसली एनडीए की सरकार बननी है, बीजेपी की अपने आप में सरकार नहीं बननी है। तो क्या बीजेपी अपने वोटर्स या लोगों के साथ ये धोखा नहीं कर रही? बीजेपी को भी पता है कि भाई वो जो मैनिफेस्टो बाहर लेके आ रहे हैं और एनडीए के और घटक दल नहीं तैयार होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप लोग क्यों लेके आ रहे हैं? जी, धोखा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम सब चीज़ों पर सहमत हो जाएं तो हम एक दल ही ना हों। हम अलग अलग दल हैं, इसलिए हमारे अपने मैनिफेस्टोज भी होंगे और हमारा इकट्ठा कार्यक्रम भी होगा। धोखा इसलिए नहीं है कि पिछली बार भी जब 99 और 2004 के चुनाव थे तो एनएजी में राम मंदिर था, शब्दावली अलग थी। अब इस बार क्या शब्दावली तय होगी? पिछली बार था कि अदालती आदेश से या आपसी सद्भावना से हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो तो अपनी विचारधारा पर लाएगी, ये बताने के लिए कि हम अलग दल हैं। बीजेपी अपने आप में एक एंटिटी है, बीजेपी अपने आप में एक पार्टी है, लेकिन एक कोलिशन भी है। जैसे कांग्रेस अपने आप में एक पार्टी है, लेकिन यूपीए का एक कोलिशन भी है। उन लोगों को एक लूज एंटिटी, लूज नहीं है, लूज नहीं है। देखिए, सेक्युलर तो एक फोबिया है, एक ऑब्सेशन है और कुछ नहीं है। जब बीजेपी को बाहर रखना हो तो एक ऑब्सेशन ले लो। सारे के सारे वामपंथी दलों का अपना एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का मैनिफेस्टो आता है कि नहीं आता, लेकिन उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, उसमें एक सीएमपी बनता है। ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछे जाते? पार्टियां अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, साथ में गठबंधन में जो चीज़ें आम सहमति से होती हैं उनको लाती हैं। यही चीज़ यूपीए ने की, यही चीज़ एनडीए ने की और यही एनडीए आज कर रहा है। ये आलोचक इस चीज़ को जानते हैं कि हमने अपने दलों के अस्तित्व खत्म नहीं कर दिए। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को अपने एजेंडा पर रीविजिट करने के लिए, चाहे वो राम मुद्दा हो या कॉमन सिविल कोड हो, उस पर रीविजिट करने के लिए फिर एक गांधी की ज़रूरत पड़ी। अगर वरुण गांधी ये सारे मुद्दे उठाते नहीं और उनका वो कंट्रोवर्शियल भाषण होता नहीं तो बीजेपी शायद अपने मुद्दे से हट गई होती, शायद उसके मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें नहीं आती। कि बीजेपी का मैनिफेस्टो इस घटना से बहुत पहले लिखा गया था और सवाल ये है कि अगर मैं आपकी बात मानूं तो ये हो कि जैसे किसी ने लिखा भाषण वरुण गांधी को दिया हो। क्यों अन्याय कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ? ये बात कह के क्यों अन्याय कर रहे हैं कि गांधी की ज़रूरत पड़ी? वरुण जी ने जो बात कही वो अपने चुनाव संदर्भ में कही और अपने चुनाव क्षेत्र के संदर्भ में कही। क्या बीजेपी वालों ने जाकर के कहा कि आप ये मुद्दा उठाइए? किसने कहा जाकर के ये बात? तो काहे को इन चीज़ों को लंबा खींचना, बेवजह के निष्कर्ष निकालना, ये सही नहीं है। वरुण गांधी ने जो भाषण दिया, आपको क्या लगता है वो भाषण, उस तरीके का भाषण दिया जाना चाहिए? मैंने जो अभी भाषा संयम की बात की है ना, वो सब पर लागू होती है और मैंने बार बार कहा कि वो सब पर लागू होती है। जहाँ तक भाषा के संयम का सवाल है, संयमित भाषा का इस्तेमाल सबको करना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ। लेकिन जो कुछ वरुण जी के साथ बाद में हुआ, इलेक्शन कमीशन ने किया, मायावती ने किया, क्या वो स्वीकार्य होना चाहिए? कि मुख्तार अंसारी तो चुनाव लड़ सकते हैं, अतीक अहमद चुनाव लड़ सकते हैं, तस्लीमुद्दीन चुनाव लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन चुनाव लड़ सकते हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन सलाह नहीं देगा, लेकिन हमें कहेगा कि वरुण गांधी को कैंडिडेट मत बनाओ। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये छद्म धर्मनिरपेक्षता नहीं है? मायावती मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कह रही हैं और वाराणसी से अपना उम्मीदवार बना रही हैं और वरुण गांधी पर रासुका लगा रही हैं। ये कैसे स्वीकार्य होगा? तो ये जो दोहरे मापदंड है, इशू उससे बना है, ये मुद्दा उससे बना है और वो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं।
वरुण गांधी को आप कैसे देखते हैं अपनी पार्टी के अंदर? आप उनके एक बार अगर क्या रोल देखती है? विल ही प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पार्टी? ये रोल क्या, अगर वो जीत कर आएंगे तो सांसद होंगे। वरुण गांधी को प्रोजेक्ट करेगी पार्टी? हमने जिसको प्रोजेक्ट करना था उसको तो कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में हमने जिनको प्रोजेक्ट करना था उनको प्रोजेक्ट कर दिया ना। प्रोजेक्ट किस चीज पे करना? क्या वरुण गांधी बीजेपी के यंग चेहरे हैं? हमारा चेहरा अडवाणी है, वो हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बाकी सारे उनके टीम के मेंबर हैं, उसमें हर तरह के उम्र के लोग हैं, यंग हैं, अधेड़ हैं, वरिष्ठ हैं, सब हैं। सुषमा जी, ये बताइए कि थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट पे आपका क्या व्यू है? आपको क्या लगता है कि थर्ड, ये जो एक कॉम्बिनेशन बना है लालू, मुलायम, रामविलास का, और 120 सीटों पर ये कह रहे हैं कि हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, हाउ डू यू सी देम? हाउ डू? देखिए, फोर्थ फ्रंट इज अ नॉन स्टार्टर और थर्ड फ्रंट जन्म ही नहीं ले पा रहा। थर्ड फ्रंट जब जन्म लेने की कोशिश करता है, कभी मायावती पंक्चर कर देती है, कभी जयललिता पंक्चर कर देती हैं, और फोर्थ फ्रंट तो टोटली नॉन स्टार्टर है। एक सवाल ये कि प्रवीण महाजन की कुछ उनकी किताबों का एक किसी अखबार में ये छपा, उन्होंने प्रमोद महाजन जी के लिए तमाम बातें कही हैं। आपको क्या लगता है ये सही है? और उन बातों में कितना तथ्य है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि प्रवीण महाजन की अपनी पृष्ठभूमि क्या है। वो एक हत्यारे हैं, हत्या का मुकदमा चल रहा है उन पर, अपराधी तो हैं, अभियुक्त तो हैं। तो एक अपराधी की बात पर कितना हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। प्रमोद महाजन हमारे कॉलीग रहे हैं, हमने साथ साथ काम किया है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनके घर का कोई व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ रहा। ये प्रासंगिक कहाँ है कि वो ये चीज़ें लाएं? तो मैं तो प्रमोद महाजन के खिलाफ बोलना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं प्रवीण महाजन की बात को सिरे से खारिज करती हूँ। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वाजपेयी जी इस बार के कैंपेन में कहीं पे नहीं है। ऑब्वियसली उनकी कमी महसूस हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन हम क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि उनका स्वास्थ्य उन्हें परमिट नहीं कर रहा, उन्हें इजाज़त नहीं दे रहा चुनाव में आने की। तो भी उन्होंने एक अपील निकाली है। हमारे लिए तो यही बड़ी खुशी की बात है कि अटल जी इतनी बड़ी बीमारी से झटका सहने के बाद वापस घर आ गए, कम से कम मार्गदर्शन करने के लिए बैठे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अटल जी का जो व्यक्तित्व है, अटल जी की जो व्यक्तित्व कला है, जिसका हमेशा लाभ हमें मिलता रहा है, वो हमें नहीं इस बार मिल पा रहा। बिल्कुल कमी खल रही है। किस तरीके की कमी? कहते हैं कि आडवाणी जी सबको जोड़ के नहीं चल पा रहे, जो अटल जी की खासियत थी वो कहीं ना कहीं इस बार मिस कर रहा है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, जब अटल जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे या प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी पार्टी को जोड़े रखने का काम आडवाणी जी ही करते थे। इसलिए ये कहना कि आडवाणी जोड़ कर नहीं रख पा रहे, ये अपने आप में सत्य से परे है, क्योंकि पार्टी का पूरा काम तब भी आडवाणी जी देखते थे। अटल जी हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होते थे, उनकी एक प्रशासनिक क्षमता, उनकी एक छवि लोगों के बीच में, उसका हमें बहुत लाभ मिलता था, उनकी योग्यता का हमें बहुत लाभ मिलता था। इस बार ख़ास तौर पर जो उनकी मीटिंग्स में एक फ्रेंजी होती थी, उनके आते ही लोगों के अंदर लगता था कि हाँ अटल जी आ गए, वो कमी खल रही है। लेकिन जहाँ तक पार्टी को जोड़े रखने का सवाल है, उसमें आडवाणी जी में कोई कमी नहीं। तो अगर आडवाणी जी इस तरीके से पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, तो इस तरह के इनडिसिप्लिन इश्यूज क्यों उठ रहे हैं पार्टी में? जिस तरीके से राजनाथ सिंह वर्सेस अरुण जेटली हुआ, जो इतने रोज़ के रोज़ अखबारों में रंगा रहा, और अरुण जेटली 2-2 दफ़ा आपके चुनाव समिति की मीटिंग्स में नहीं गए, तो इट्स अ ह्यूज इनडिसिप्लिन इशू। लेकिन उसको ये विवाद सुलझ गया है, और एक सुलझे हुए विवाद पर टिप्पणी करने का मतलब है दोबारा से उसको जन्म देना, जो काम में नहीं करूँगी। सुलझा हुआ विवाद है, ख़त्म हो गई बात, बीत गई सो बात गई। लेकिन अच्छे खासे विवाद था ये। बीत गई सो बात गई कहा ना, जब चीज़ है ही नहीं, एक विवाद सामने है ही नहीं, अब उसको पीछे ले जा करके उस पर टिप्पणी करूं और फिर नए सिरे से उसको खड़ा करूं, बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो आप ये मान रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो टोटली डिसिप्लिन के अंदर है, उसमें कोई विवाद नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई ईगो इश्यूज नहीं है? देखिए, आडवाणी जी को लेकर हमारे यहाँ कोई बात नहीं है, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, जो हमारी बहुत कि मैंने तो यूपीए का नाम इसको कहना चाहिए अनलिमिटेड प्राइम मिनिस्टर्स अलायंस। ये तो असीमित प्रधानमंत्रियों का गठबंधन है। इसके विपरीत
एनडीए और बीजेपी में नेता को लेकर कोई विवाद नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के सामने। और बाकी हम लोग सब पूरे उत्साह से जुटे हुए हैं। हमें एक सपना साकार करना है आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, एक लक्ष्य का संधान करना है कि एक राष्ट्रवादी सरकार देश में लानी है। ये दो हमारे इश्यूज़ हैं और उन दोनों को लेकर हम लोगों ने अपने आप को झोंक रखा है। सुषमा जी, ये बताइए कि पोस्ट आडवाणी की जो सिनेरियो होगा, क्या उनकी उत्तराधिकारी बनेंगी या आप क्या दावेदार है उत्तराधिकारी बनने के? मुझे लगता है कि आज भरे चुनाव में पोस्ट आडवाणी ईरा की चर्चा करना अपने आप में अनुचित है। एक व्यक्ति आपने प्रोजेक्ट किया है, लक्ष्य आपके सामने है, मछली की आंख की तरह हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में विषयांतर करना और पोस्ट आडवाणी चर्चाएं करना, ये पूरे के पूरे चुनाव से अपने आप को दूर करना होगा और डाइवर्जन्स होंगी। हम इस तरह की डाइवर्जन में कतई पढ़ना नहीं चाहते। हम इस तरह के विषयांतर ना सुनना चाहते हैं, ना उन पर चर्चा करना चाहते हैं। हमारे सामने लक्ष्य है और वो तात्कालिक लक्ष्य है। संधान करने के लिए समय हमारे पास है। हमारे पास कहाँ टाइम है पोस्ट आडवाणी ईरा की चर्चा करें? जब आडवाणी स्वयं हैं तो उनके उत्तराधिकार की चर्चा क्यों? उनके उत्तराधिकार की चर्चा करना उनके सामने बैठ करके उनके रहते हुए कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। इसलिए हम किसी उत्तराधिकार की चर्चा नहीं करते, किसी पोस्ट आडवाणी ईरा की चर्चा नहीं करते। हमारे सामने आडवाणी हैं, उनको बनाना, एनडीए की सरकार बनाना, ये हमारा लक्ष्य है और हम उसमें जुटे हुए हैं। हम कोई डाइवर्जन नहीं चाहते। अच्छा, आपका अपना रोल आप कैसे देख रही हैं? इस समय रोल 54 सीटों में से मैक्सिमम सीटें दिलाना है, अपना चुनाव जीतना और बाकी 53 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिलाना। इस समय इस चुनाव में मैंने अपना रोल यही रखा है, क्योंकि वो रोल मुझे अलग से दिया गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की प्रभारी बनाकर। और मेरा हमेशा से मेरी एक शैली रही है कि जो आपको दी गई जिम्मेदारी है उसको आप पूरे अपने आप को झोंक करके निभा दीजिए। विचार करूंगी। थैंक यू। तो ये थे बीजेपी की वरिष्ठ नेता और तेज तर्रार वक्ता सुषमा स्वराज। आमने सामने में और भी तमाम पर्सनालिटीज़ को हम लेकर आएंगे आपके सामने न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।